हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे बेटा, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या कि साहब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट किए थे। क्या प्लॉट किए थे बेटा? ग्राफ प्लॉट किए थे। और ग्राफ था डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। किसी बीच में ग्राफ प्लॉट था बेटा? डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में वो ग्राफ प्लॉट था, है ना। और हमने आपको बोला था बेटा कि इस पे साहब न्यूमेरिकल बनेंगे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, और उस न्यूमेरिकल को साहब हम लोग डील करेंगे। तो टाइम नहीं था तो हम लोग आज उस न्यूमेरिकल को डील करेंगे, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग ग्राफ को रिवीजन कर लेते हैं, तो जिससे कारण हम लोग का जो अगर रिवीजन नहीं किए होंगे तो उनका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, उनको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। आइए तो बेटा सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन में हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे बेटा। रिफ्रैक्शन में क्या प्लॉट किए थे? ग्राफ प्लॉट किए थे ऐसे। ये क्या था बेटा? इधर की ओर डेविएशन था और इधर की ओर क्या था बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, हमने लिया था कि साहब एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू सी हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर हो जाता है तो उस केस में हमारा जो डेविएशन मिला था बेटा, उस केस में जो डेविएशन यहाँ पे मिला था वो कितना मिला था बेटा? π/2 माइनस सी, यही डेविएशन मिला था बेटा। तो हाँ, ये डेविएशन मिला था और ग्राफ कुछ गई थी ऐसे कर्व टाइप में गई थी, है ना। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग आगे बढ़े थे तो साहब हमारा डेविएशन था π-2c, है ना। और ये इसी पॉइंट को बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ था। बस था क्या कि साहब इस पॉइंट को छोड़ के, है ना, इसको छोड़ के, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे चली गई थी, बहुत दूर चला जाएगा। ये ग्राफ क्या चली गई थी? स्ट्रेट लाइन। और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था बेटा? π/2, यहाँ पे 90 डिग्री था, है ना। आइए पहले इस ग्राफ तो हम लोग प्लॉट कर लिए थे, समझ में आ गया था। आइए अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर डील करते हैं। तुम सोचो कि बाबू ये क्या है? डेविएशन। ये क्या है? डेविएशन है। कहते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक का जो डेविएशन आ रहा है बेटा, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसका बन रहा है? तो ये है रिफ्रैक्शन का। ये किसका ग्राफ बेटा? रिफ्रैक्शन का। ये कब हो रहा था कि साहब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या था? कम था, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है? लेस में है, मतलब जीरो से लेके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो से लेके सी तक है, मतलब जीरो से कम, मतलब क्रिटिकल एंगल से अगर कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उसके लिए डेविएशन ये होगा। और ये वाला ग्राफ होता था, और इसके बीच में जो डेविएशन आती थी वो रिफ्रैक्शन के कारण आती थी बेटा। वो किसके कारण आती थी? रिफ्रैक्शन के कारण। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मानते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? आर। और इस केस में हमारा डेविएशन क्या होता था बेटा? यही ना डेविएशन होता था। इस डेविएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? r-i। नहीं, इस डेविएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? r-i। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता था? क्रिटिकल एंगल हो जाता था। क्रिटिकल एंगल जब हो जाएगा उस केस में ये जो लाइट है ये बेसिकली कैसे चली जाएगी? तो ये ऐसे चली जाती थी। और ये कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाता था बेटा? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता था। आई किसके बराबर हो जाता था? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता था। उस केस में जो डेविएशन मिलता था कि वो डेविएशन हमारा मिलेगा ऐसे, और उस केस में ये वाला जो डेविएशन हमें मिलता था, ये डेविएशन मिलता था, तो पूरा क्या है? आर की वैल्यू कितनी है? 90। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस सी आता था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मतलब हम बस इतना बता रहे हैं कि साहब जीरो से लेके आई तक, मतलब ये वाला जो ग्राफ आपको जारी है ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन के कारण डेविएशन मिल रहा है। और इस ये डेविएशन होगा, मतलब यहाँ से इधर जो भी डेविएशन होगा वो होगा r-i के। इसमें इधर डेविएशन क्या होगा बेटा? r-i। और ये मैक्सिमम डेविएशन होगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो r माइनस ये क्या हो जाएगा? i। तो π/2 माइनस सी। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ से जीरो से लेके सी तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जीरो से लेकर सी तक है, तो साहब ये जो डेविएशन मिल रहा है ये डेविएशन आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन के कारण। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो साहब अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो ये जो लाइन जा रही है ये लाइन किसका है? तो ये लाइन है TIR का। ये लाइन किसका है? ये लाइन है आपका TIR का लाइन है। और ये है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन का है लाइन। ये किसका लाइन है बेटा? किसका ग्राफ है? रिफ्रैक्शन का है। जबकि ये क्या शो कर रहा है? TIR शो कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो हाँ सर। अच्छा, अब तो सोच TIR का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन मिरर वाला रिफ्लेक्शन हम लोग ले लेते हैं। अब तो ध्यान से देखना है बेटा, अगर मान लो कि अगर हमारी डेविएशन की वैल्यू, ठीक है, डेविएशन की वैल्यू, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं।
वो क्वेश्चन से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस for which deviation is is 53 degree. If light travels from medium having 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 refractive index √2 to medium having a refractive index 1। ठीक है, मतलब कह रहे क्या कि साहब फाइंड द नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछ रहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नंबर पूछ रहा है कि अगर इस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, कि अगर इसके लिए कोई लाइट ऐसे आ रही है और ये डेंसर से जब रियरर में जाएगी तो डेविएशन तो आएगा। तो डेविएशन क्यों आएगा, क्योंकि साहब अगर ये ना रहता तो लाइट ऐसे जाती, तो ये वाला जो डेविएशन का वैल्यू है, इस डेविएशन का मान दिया गया है 53 डिग्री। ये डेविएशन कितना दिया गया बेटा, 53 डिग्री, यही तो डेविएशन है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द डेविएशन इज 53 डिग्री। अगर डेविएशन 53 डिग्री का हो रहा है तो साहब कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, कितने आई की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नहीं पूछ रहा है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए डेविएशन 53 डिग्री होगा, है ना। आइए बेटा अब पहले समझते हैं कि साहब डेविएशन 53 डिग्री होगा, कैसे होगा। तुम सोच बेटा कि साहब ये लाइन क्या शो कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। तुम ध्यान से देखो कि अगर हमारा जो डेविएशन है, अगर डेविएशन की वैल्यू π/2 - c से कम है, अगर डेविएशन क्या है बेटा, π/2 - c से अगर डेविएशन का वैल्यू कम है, तो तुम सोचो कि मान लो कि ये पर्टिकुलर कोई डेविएशन एक मिल जाता है जिसका ये जो डेविएशन है ये कितना है, π/2 से कम है, π/2 - c से कम है। कि अगर डेविएशन ये डेविएशन का लाइन है बेटा, अगर डेविएशन π/2 - c से कम है, मतलब कम है तो इधर कहीं आएगा, कम होगा तो तुम देखो इसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ करो। जब हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो साहब इस पर्टिकुलर डेविएशन के लिए Δ1 के लिए आप सोचो कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं। तो साहब ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, और यही जो लाइन है क्योंकि ये वही डेविएशन शो कर रहा है, तो ये जो डेविएशन है बेसिकली ये रिफ्रैक्शन के केस में भी मिल रहा है, और यही जो डेविएशन है वो बेसिकली TIR के केस में भी मिल रहा है। मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा। मतलब आपको इस पर्टिकुलर डेविएशन के लिए एक मिलेगा I1 और एक मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो I2। मतलब तुम सोचो बेटा कि अगर आपका डेविएशन π/2 - c से अगर कम है तो साहब कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिलेंगे, तो देयर आर विल बी 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बेटा डेविएशन हमारा क्या मिलेगा, एक ही डेविएशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन समझिएगा, लेकिन अगर हमारा डेविएशन
पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा है, पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्या होगा, कहीं इधर ले लो, अगर ज्यादा हो गया यहां पे डेविएशन, कोई भी एक डेविएशन आया जिसकी वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी से क्या है, अगर ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम डेविएशन यही से ज्यादा डेविएशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा। तो पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा होगा तो तुम सोचो इसके लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। तो इधर ये रिफ्रैक्शन का ग्राफ तो यहीं तक है, ये तो आगे बढ़ा नहीं हुआ है, तो साहब ये लाइन जो है बेसिकली इसको यहां पे टच कर रहा है और ये इसके क्रॉसपॉन्ड में यहां पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, इसको आई डैश मान लो कुछ, इस डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा है, ध्यान से समझना बेटा कि अगर डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा है तो इस केस में जो डेविएशन हमको मिलेगा वो उस केस में जो डेविएशन मिल रहा है उस डेविएशन के लिए मात्र एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ और सिर्फ टीआईआर के केस में होगा, रिफ्रैक्शन के केस में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मिल सकता है बेटा। बोलो कोई दिक्कत बेटा? बात समझ में आ गई? आइए अब क्वेश्चन से इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। अब ध्यान से देखो कि साहब यहां पे दो पर्टिकुलर मीडियम दिया हुआ है, तो इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम के लिए आप सबसे पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल निकलिएगा तो साइन सी बराबर होता है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखिए, तो साइन सी बराबर होता है कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिख देंगे। तो तुम सोचो साइन थीटा बराबर 1/√2, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। अब आइए बेटा, हम आपसे बोले कि साहब यहां पे क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 डिग्री हो रहा है। अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है तो तुम सोचो कि साहब ये वाला डेविएशन है ना, तो पाई बाई 2 माइनस सी, डेविएशन कितना है? पाई बाई 2 माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 45, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब अगर जो गिवन डेविएशन है बेटा, गिवन डेविएशन कितना है? 53 डिग्री। गिवन डेविएशन कितना है? 53 डिग्री। कि अगर इस 53 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी से अगर कम होगा तो देयर विल बी टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन फ्रॉम रिफ्रैक्शन एंड वन फ्रॉम टीआईआर। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन अगर डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा आता है उस केस में मात्र एक डेविएशन होगा और वो डेविएशन आएगा सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए आएगा? सिर्फ और सिर्फ टीआईआर के केस में आएगा। आइए यहां पे देखते हैं डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो पाई बाई 2 माइनस सी का मान आ गया साहब 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल दो मीडियम दिया हुआ है तो उसका क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे, और जैसे क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस सी का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 90 में से उस क्रिटिकल एंगल को घटा देंगे तो आंसर कितना आ गया? अभी 45 डिग्री आ गया। अब तो ध्यान से सोच बेटा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, जो हमारा डेविएशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री। तो जो गिवन डेविएशन है वो पाई बाई 2 माइनस सी से क्या है बेटा? कम है कि ज्यादा है? तो ये 53 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो गिवन डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा है, और गिवन डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा है, इसका मतलब साहब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके कारण आएगा बेटा? टीआईआर के केस में आएगा। मतलब किसके केस में आएगा बेटा? टीआईआर के केस में। मतलब रिफ्रैक्शन के केस में साहब ऐसा डेविएशन कभी नहीं आने वाला है, 53 डिग्री का डेविएशन कभी नहीं आएगा। जो रिफ्रैक्शन के केस में डेविएशन आएगा तो हमेशा 45 डिग्री से क्या आएगा? 45 डिग्री से कम होगा, तभी साहब हमें रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा डेविएशन मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप इसको चेक कर लें पाई बाई 2 माइनस सी से। तो अगर डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से कम आ रहा है तो इसका मतलब सर ये भी होगा और एक ऐसा भी होगा, टीआईआर भी एग्जिस्ट करेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डेविएशन पाई बाई 2 माइनस सी से ज्यादा आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ टीआईआर एग्जिस्ट करेगा, रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो कोई उस पर्टिकुलर डेविएशन पे रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई साहब? हाँ। अब हम आपसे क्वेश्चन में फिर से पूछते हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज 53 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर डेविएशन 53 डिग्री है तो साहब कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे बेटा? तो तुम ध्यान से देखो कितना लिखेंगे, चूंकि गिवन डेविएशन कितना है बेटा? 53 डिग्री इज ग्रेटर देन GREATER, ग्रेटर देन कितना है? पाई बाई 2 माइनस सी, और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू आ जा रहा है 45 डिग्री। ग्रेटर देन दिस है ना,
जिसका मान कितना है बेटा 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो गिवन डेविएशन जो 53 डिग्री दिया हुआ है इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस सी, सो देयर विल बी only one angle of incidence तो इस पर्टिकुलर डेविएशन के लिए मात्र एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके कारण आएगा? TIR के कारण होगा। तो हमें तो इस सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि साहब कितने नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने होंगे? एक हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन कर लो 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए। इस पर्टिकुलर डेविएशन पे मात्र एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा बेटा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका TIR के कारण होगा। और TIR के केस में डेविएशन क्या है? तो TIR का रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन कितना होता है? डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? तो 180 माइनस 2i, जो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो इसलिए इस केस में, इस पूरे TIR के केस में जो डेविएशन आएगा वो कितना आता है? 180 माइनस 2i के बराबर आता है। नहीं, और मैक्सिमम डेविएशन कितना आएगा क्रिटिकल एंगल पे? तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c। तो इसलिए यहाँ पे डेविएशन पाई माइनस 2c लिखा गया है, पाई को ही 180 बोला जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको डेविएशन निकालना है तो डेविएशन का सिंपल करना क्या है बेटा कि आपको r माइनस आई लगा देना है। ठीक है, r माइनस आई। और इस केस में TIR के केस में डेविएशन लगाना है तो 180 माइनस 2i, काम खत्म। अब जैसे अब पूछ दे कि साहब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा तो आप यहीं से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो तुम सोचो, बोलेगा कि 53 डिग्री डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो डेविएशन कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो हाँ, 180 माइनस 2i, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो तुम सोचो कि 2i बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 53 डिग्री, नहीं, या 2i बराबर कितना होगा? तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका 17, 17 में से 5 गया, 12 + 17 12। इसलिए i बराबर कितना होगा? 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 30। इतना डिग्री आंसर हो गया। तो 66.5 डिग्री जब रहेगा तभी एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बेटा? 53 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन, बाकी हमारे क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए अभी नहीं बताया था, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। आओ थोड़ा सा और सीखो। हमने अभी क्या बताया कि अगर डेविएशन, जो गिवन डेविएशन है, अगर उसकी वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी से कम आ रही है तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जबकि डेविएशन की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी से ज़्यादा आती है तो मात्र एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। आइए क्वेश्चन है और देखिए। क्वेश्चन कहते हैं, मान लो कि एक मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 और दूसरी मीडियम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5। कितना है बेटा? 5। तो कह रहा है क्या कि इन दोनों मीडियम के लिए इफ डेविएशन का जो वैल्यू है वो मान लो 53 डिग्री है, इसके लिए भी 53 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द मतलब 30 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज 30 डिग्री। मतलब कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन 30 डिग्री हो सकता है इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम के लिए बेटा, है ना। आइए, घबराने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे। तो साइन सी बराबर कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3/5 का मतलब कितना होता है? 37 डिग्री। इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा?
37 डिग्री। नाउ अब हमको वैल्यू किसका निकालना है बेटा, पाई बाई 2 माइनस सी का, क्योंकि यही रेफरेंस लाइन है। तो नाउ पाई बाई 2 माइनस सी का मान कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 90 घटाओ 37 डिग्री। तो 90 घटाओ 37 डिग्री का मान हो जाएगा 53 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 53 डिग्री। अब तो ध्यान से देख, मतलब यहां पे जो वैल्यू आ गई, ये वाला पॉइंट पे जो वैल्यू आ गई वो 53 डिग्री आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में डेविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री मात्र। तो 30 डिग्री का जो डेविएशन है वो बेसिकली पाई बाई 2 माइनस सी से क्या है, कम है। चूंकि गिवन डेविएशन कितना है, 30 डिग्री इज लेस देन क्या है, पाई बाई 2 माइनस सी। मतलब ये है आपका 53 डिग्री और ये क्या है बेटा 30 डिग्री। तो इसके लिए आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के केस में आएगा और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा टीआईआर के केस में होगा। इसलिए सो देयर विल बी बोल कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे बेटा, इसके लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन मात्र 30 डिग्री आएगा। तो सो देयर विल बी 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर 30 डिग्री डेविएशन। मतलब इस 30 डिग्री के डेविएशन के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा, और एक टीआईआर के कारण होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका रिफ्रैक्शन के केस में होगा। इतना समझ में आ गया कि साहब किसमें 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, किसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, जो भी डेविएशन दिया हुआ उसको पाई बाई 2 माइनस सी एक रेफरेंस लाइन मान लो, उससे डेविएशन देखो कि ज्यादा है या कम है। कम है तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ज्यादा है तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, काम खत्म। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, मस्त समझ में आ जाएगा। आइए तबे तो ठीक बनू, आओ देखा जाओ, बड़ा के परेशान कर जाओ मुआ दिखा। धीरे धीरे मिटाओ नहीं मन के उखड़ जी बड़ो तो फिर काल से क्या पड़ो ना। हाँ देखा बाबू, क्वेश्चन ये बोले थे मस्त धक्का धक क्वेश्चन समझ आता क्वेश्चन। A light ray TRAVELLING traveling from denser to rarer medium having refractive index √2 and 1 respectively। ठीक है, मतलब पहले इतना समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ लाइट रे मतलब एक प्रकाश की किरण है, ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। मतलब कहां से कहां जा रही है बेटा, डेंसर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका अपवर्तनांक √2 और 1 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। मतलब √2 डेंसर का दिया हुआ है और 1 रेयरर का दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज 15 डिग्री। मतलब कह रहा है क्या कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ जिस पे हमारा जो डेविएशन निकले वो मात्र 15 डिग्री निकले। तो बाबू अगर ऐसा डेविएशन पूछ दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आपका वो रेफरेंस लाइन क्या था बेटा, π/2 - c, पहले उसका मान निकाल लो। मतलब अगर आप चाहें तो एक छोटका डायग्राम है में बना ले बेटा। क्या बना ले बेटा, छोटका चुके वो डायग्राम बना ले। हैजा बेटा डेविएशन, हैने एंगल ऑफ इंसिडेंस। एगो हेंगा, छोटे बना लीजिए, एगो हेंगा, एगो लाइट हेंगा बेटा, एगो केंगा हेंगा, एगो हेंगा, बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो डेविएशन आपको मिल रहा है ये है 180 - 2c, तो मतलब π - 2c, नहीं π - 2c, यहाँ था π/2 - c, है ना। आई सबसे पहले काम करो, दोनों मीडियम दिया हुआ है, मतलब n1 मान लो √2 और n2 मान लो बेटा 1। काहे कि हेमे से हेमे जा रही है। बाबू ध्यान से देखो, ध्यान से देखें, ऐसे इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम बना लिया, इस पे एक नॉर्मल बना लिए बेटा। ठीक है, एक लाइट आ रही है किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से, आ रही है बेटा। इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्वेश्चन 1 में तो यही कहा गया है, और इसी आई का मान हमको निकालना है। अगर डेविएशन 15 डिग्री का है ना, तो अभी तो हमको पता नहीं है कि साहब ये 15 डिग्री डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मतलब मतलब एक रिफ्रैक्शन और TIR के लिए दोनों हो सकता है, और सिर्फ रिफ्रैक्शन के TIR के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि साहब हम क्या करें यहाँ पे, तो करना कुछ नहीं है बेटा, हेगा लिखना है साइन सी, क्या लिखना है बेटा, हेगा साइन सी लिखना है। इसका फॉर्मूला याद करो, का है कि हमको सबसे पहले इसी का मान निकालना है। तो दो मीडियम दिया हुआ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे। तो सब कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए C बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अच्छा, अब वैल्यू निकाल लो π/2 - c के। नाउ क्या लिखेंगे बेटा, नाउ मतलब अब π/2 - c बराबर हो जाएगा 90 घटाओ 45 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब π/2 - c का मान आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। आइए इसका मान आ गया 45 डिग्री, मतलब ये हो गया 45 डिग्री का लाइन। अच्छा, डेविएशन ही है ना, डेविएशन ही है ना 45 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कितना पूछा है कि 15 डिग्री डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो 45 डिग्री यहाँ पे है, तो 15 डिग्री कहने होगा बेटा ऊपरा ना, कहाँ, तो नीचवा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इधर बढ़ते गया है। सर 15 डिग्री है ना, कहीं होगा 15 डिग्री यहाँ पे कहीं होगा। जब यहाँ पे 15 डिग्री होगा, इस 15 डिग्री के लिए साहब एक बार लाइट, ये जो लाइन यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है, मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सर हमको यहाँ पे मिलेगा, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप देखिएगा सर तो एक यहाँ पे भी मिलेगा। मतलब बेटा क्या है कि साहब इस 15 डिग्री के डेविएशन के लिए दो को एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब इन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन मात्र एक होगा, वो 15 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि साहब दो को एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एक पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल रहा है वो किसके कारण बेटा, ये है रिफ्रैक्शन का लाइन, ये किसके है, TIR का लाइन, बता चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन के केस में हो रहा है, मतलब साहब लाइट तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो लाइटवा जब रिफ्रैक्ट करेगी बेटा तो केगा, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो साहब नॉर्मल से दूर चली जाएगी, चली गई। हाँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
बोल होगा कि नहीं होगा? एकदम सही बात है। तो हाँ सर सही बात है। तो डेविएशन पूछ रहा है, तो डेविएशन क्या होगा? तो सर ये मीडियम ना रहता तो लाइट में हैंगा सीधे गया रहता कि नहीं? और सर यही तो डेविएशन है, मुड़ कैसे गया ऐसे, तो यही डेविएशन है। और इस डेविएशन का मान दिया हुआ है 15 डिग्री। तो तुम सोचो, आइए बेटा अब ध्यान सोचो कि अगर ये वाला हम आई मानते हैं तो ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी तो आई होगा ना, क्योंकि हाई लाइनवा को हाई लाइन क्रॉस कर रहा है। तो ई वाला आई है, तो ई वाला भी क्या होगा? हमारा आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो तुम सोचो कि यहां से ये पूरा आर का मान कितना होगा? तो यहां से यहां तक आई है, यहां से यहां तक 15 है, इसलिए फ्रॉम डायग्राम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका हो जाएगा आई प्लस 15 डिग्री। बोल होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। अब एक काम कर, तो साहब आई पता ही है, आर पता ही चल गया, तो आप स्नेल्स लॉ नहीं लगा लीजिएगा? तो लगा लीजिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स के नियम से। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, या n1 का जो मान है वो इसमें से लाइट रे जा रही है, आ रही है यहां से, जा रही है इसमें, तो n1 का मान हो जाएगा √2, साइन आई का मान निकालना ही है, n2 का मान हो गया 1, और साइन आर का मान हो जाएगा आई प्लस 15 डिग्री। नहीं, अब एक काम कीजिए, अब तुम देखो सब वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आई नहीं दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा कि साइन इंटू ए प्लस बी पे तोड़ लीजिए इसको, आज जैसे साइन इंटू ए प्लस पे तोड़ लीजिएगा, ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वहां पे आ जाएगा साइन 15 और कॉस 15 का मान। तो साइन 15 और कॉस 15 का मान आपको आना चाहिए। नहीं आता है जिनको, तो साइन 15 और कॉस 15 को आप लोग ऐसे कर सकते हैं बेटा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कॉस 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान समझिए, साइन 15 डिग्री को आप लिख लीजिएगा साइन 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस 15 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं बेटा। तो हाँ शाबाश। अब इसको तोड़ लीजिएगा, साइन इंटू ए माइनस बी पे, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू ए माइनस बी पे इसको तोड़ लीजिएगा। तो इन दोनों का वैल्यू आपको क्या है? मान है। तो जब उस वैल्यू को इसमें जब पुट कर लीजिएगा बेटा, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा? आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो आई का वैल्यू जब निकालिएगा, तो आई का वैल्यू निकालिएगा फ्रॉम कैलकुलेशन आई बिकम्स 30 डिग्री। याद बा? तो आई का मान कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। अब तुम सोच, आई बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 30 प्लस 15 मतलब 45। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45, तो डेविएशन देख 15 डिग्री का आ जाएगा। तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया बेटा 30 डिग्री, है ना? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साहब रिफ्रैक्शन के कारण आया है। और सोचो, क्या यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आंसर नहीं ना होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि साहब एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलना है, और वो निकलना है सर TIR के कारण। मतलब ये जो लाइट रे ऐसे तो रिफ्रैक्ट हो ही जाएगी, लेकिन साथ साथ इसी एंगल पे एक रिफ्रैक्शन ऐसे भी होगा, ठीक है। और इस केस में, और सॉरी इसी एंगल पे नहीं ना, गड़बड़ा गया। अब TIR के लिए देखे ना, तो फॉर TIR के लिए केस में देखें बेटा, तो इसमें मान लो कि ये हो गया आपका एक मीडियम, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। अब तो ध्यान से देख बेटा, ये हो गया। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? लाइट TIR कर लेगा, TIR शो कर लेगा, जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में चला जाएगा। तो ये √2 और ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो आई से आएगा, तो ये आई से ही क्या बेटा चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई सब, कोई बुराई तो नहीं सर। अब कहता है आपके लिए क्या कि साहब इस केस में देख डेविएशन हो सकता है, तो हाँ
सोचो कि साहब ये मीडियम ना रहता तो क्या ये लाइट सीधे गई रहती, और इस केस में ये हो जाएगा क्या है डेविएशन, और यही डेविएशन का मान कितना दिया हुआ है बेटा 15 डिग्री, है ना। तो तुम सोचो एक सीधी लाइन पे पूरा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, अरे हाँ ना था बोल यार, एक पूरे लाइन पे जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनता है 180 डिग्री। तो तुम सोचो कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये वाला कितना है 2i है, बोलो लिखोगे ना। तो आप क्या लिखोगे कि ये डेविएशन जो होगा वो कितना है कि 180 में से ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा दो, तो कितना लिखेंगे 180 माइनस 2 इंटू आई, देखेंगे यही डेविएशन होगा। और साहब डेविएशन कह रहा है कितना, तो 15 डिग्री का डेविएशन कह रहा है, तो तुम सोचो इसको 180 माइनस 2i हम लोग लिख सकते हैं, इसको और आगे बढ़ाइए तो या 2i बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 डिग्री, या 2i बराबर है 180 में से 15 जाएगा तो 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 165, या i बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 5 10। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एक होगा I1 की वैल्यू हो जाएगी वो 30 डिग्री हो जाएगी, एंड एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और होगा I2, उसका मान हो जाएगा 82.5 डिग्री। कितना डिग्री बेटा 82.5 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इस डायग्राम से ये ग्राफ हमारा कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, बोलो पक्का। अच्छा आइए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, TIR पे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा देखना कितना मिनट हो गया। सैंतीस हो गया, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि साहब मान लो ऐसे है, ये दो मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है। इधर एक मीडियम है और इधर एक मीडियम है, ठीक है। दो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो √2 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना। आइए दो मीडियम दिए हुए, कह रहा है क्या कि साहब ये हो गया इन दोनों मीडियम के इंटरफेस पे आपका नॉर्मल, क्या हो गया बेटा, दोनों मीडियम के इंटरफेस पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। आइए मान लो कि साहब मतलब जैसे मान लो कि ये इसके नीचे पानी है बेटा, ठीक है, इसके नीचे पानी है, इसके नीचे ऊपर क्या है हवा है, ठीक है। तो ये पानिया के नीचे कुछ हाइट पे एगो बल्ब जला दिए, क्या जला दिए बेटा, बल्ब जला दिए। आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से हेंगा देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर से हेंगा देख रहे हैं। तो कह रहा है वही क्वेश्चन है, मान लो कि यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया, तो ये तो प्रकाश सभी दिशाओं में डालेगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साहब यहां से ये जो सोर्स है वह बेसिकली 10 मीटर की डेप्थ पे है। कितने मीटर की डेप्थ पे है, 10 मीटर की डेप्थ पे है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से जब इसको देखेगा तो उसको ऐसे एकदम ब्राइट चमकीला सतह दिखाई देगा बेटा, और वह चमकीला सतह हमेशा पॉइंट सोर्स है, तो ये पॉइंट सोर्स हो गया है ना। इस पॉइंट सोर्स के लिए उसको हमेशा एक सर्कुलर इल्यूमिनेटेड एरिया दिखेगा। क्या दिखाएगा बेटा, एक सर्कुलर इल्यूमिनेटेड मतलब प्रकाशित क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा कि वो सर्कल बनेगा बेटा, तो सबसे पहले उस सर्कल का एरिया आपको निकालना है। मतलब जो आपको दिखाई देगा ना ब्राइट, है ना, चमकीला, तो उसी का आपको क्या निकालना है, उसी का एरिया निकालना है। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, आप ध्यान से मान लो कि साहब एक जो लाइट ऐसे जाएगी एकदम नॉर्मली इस बल्ब से, तो बिना किसी डेविएशन के ये लाइट क्या करेगी बेटा, आर पार हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। और देखो अब यहां से लाइट और निकलेगी, तो जब और निकलेगी तो ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो साहब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, शोर नहीं करो, बड़ा मार मारेगा तुम। आइए, दूसरा कह रहा है क्या कि तुम सोचो कि सबसे पहले सोचो बेटा, हमको कहां तक ये लाइट दिखाई, देख जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आ रही है आपकी आंखों पे, क्या वही लाइट आपको दिखाई देगी? तो हाँ सर, वही लाइट दिखाई देगा, क्योंकि साहब रिफ्रैक्टेड रे से ही हमको दिखाई देता है। लेकिन तुम सोचो कि जैसे जैसे इसके इधर जाते जा रहे हैं, तो तुम सोचो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है, 0। लेकिन जैसे इसके इधर गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान कुछ ना कुछ यहाँ पे आया। मतलब सर एक चीज समझ में आया कि ऐसे जैसे लाइट गिरते जाएगी इधर की ओर, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो तुम सोच इन दोनों मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो आप अगर सॉल्यूशन में देखिएगा तो साहब क्रिटिकल एंगल के लिए क्या लिखते थे, साइन सी, और साइन सी बराबर कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए सी का मान यहां पे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मतलब तू सोच बेटा कि हमें कब तक ये लाइट रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों तक आते रहेगी, कब तक? तो कहता है कि साहब जब तक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है, अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगी, मतलब 45 डिग्री, है ना, क्योंकि इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, कि 45 डिग्री तक आ जाएगी, तब ये साहब ये लाइट कैसे चलेगी बेटा, ऐसे चली जाएगी, ऐसे निकल लेगी। लेकिन अब सोचो कि जैसे ही लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल, उस केस में क्या होगा साहब, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से ये क्या करेगी बेटा, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो तुम सोचो कि इस क्रिटिकल एंगल के बाद जो भी लाइट है, चूंकि वो लाइट का तो TIR हो जा रहा है, तो जिस मीडियम में जा रही है उसी मीडियम में आ जा रही है, तो साहब ये रे कभी भी हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा? तो साहब वो नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब सोचो कि साहब हमको जो लाइट रे है इसी क्रिटिकल एंगल तक हमें दिखाई देगा। इसका मतलब तुम सोचो कि यहां से यहां तक वाली जो भी लाइट होगी उन सभी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चली जाएगी। लेकिन इसके बाद जो भी लाइट होगी उन सबका TIR हो जाने से लाइट नीचे की ओर चली जाएगी और वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाएगी, जिसके कारण हम उसके इसके आगे देख नहीं पाएंगे। मतलब इसके आगे जो रीजन होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, प्रकाशित रीजन नहीं होगा, ठीक है, इल्यूमिनेटेड रीजन नहीं होगा। आइए अब तो सोच, बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो प्रकाश ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश बेटा ऐसे भी जा रहा है, 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 तो ये तो सभी जगह ना जा रहा है। तो सभी जगह ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री तक जा रहा होगा, क्योंकि 45 डिग्री के बाद वाला लाइट तो TIR मार जा रहा होगा। 45 डिग्री तक गया, अब 45 डिग्री से बाद वाला क्या हो जाएगा, TIR मार देगा। तो ये 45 डिग्री वाला जाएगा और यही साहब यहां तक क्या होगा, दिखाई देगा। तो तुम बेसिकली समझो कि इसके ये चारों ओर एक सर्कल दिखाई देते जाएगा। अरे हाँ बोलो,
कैसे नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि साहब ये पूरा एक रीजन दिखाई देगा जो कि सेंटर है ना, तो सेंटर से 45 डिग्री सभी डायरेक्शन में लीजिएगा। जैसे आप ये देखिए, मान लो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से 45 डिग्री इधर भी, 45 डिग्री इधर भी, 45 डिग्री इधर भी, 45 डिग्री इधर भी, तो आपको दिखाई देगा क्या कि साहब ऐसे एक गोला आपको दिखाई देगा यहां से, नहीं, क्योंकि यही ना सेंटर है, यहीं से नहीं है 45, देखिए दिखाई दे रहा तुम लोग को, यहां ध्यान से देखिए, मतलब ये वाला है। अब यहां पे एक ऑब्जर्वर है, तो यहां से लाइट बेसिकली आप देखोगे यहां से यहां तक पड़ेगी 45 डिग्री, यहां से यहां तक 45 डिग्री, यहां से लाइट इधर जाएगी तो 45 डिग्री, यहां से लाइट इधर जाएगी 45 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल आपको दिखाई देते जाएगा, ठीक है। ऊपर से आप देखोगे तो यही वाला सर्कल दिखाई देगा ना, क्योंकि इसके बाद वाला सर्कल, ये वाला जो पोर्शन होगा इधर वाला इधर वाला इधर वाला, ये चीज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि साहब इसके बाद तो TIR हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये गोला एक ऐसे स्फीयर दिखाई देगा, रिंग दिखाई देगा। तो वही चीज है, तो तुम सोचो कि इधर भी 45, यहां तक क्रिटिकल एंगल तक जाएगा, इधर भी क्रिटिकल एंगल तक जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो ये लाइट तो ऐसे चली जाएगी, और इसके बाद ये लाइट क्या होगी, इधर की ओर हो जाएगी। इसका मतलब साहब आपको ऐसे एक सर्कुलर एक पैच दिखाई देगा, एक क्षेत्र दिखाई देगा ये वाला, और यही सर्कुलर क्षेत्र जो होगा यही सर्कुलर क्षेत्र आपको क्या करेगा बेटा, ऊपर से देखिएगा तो ऐसे एक सर्कल दिखाई देगा, ऊपर से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, ऐसे एक सर्कल दिखाई देगा। तो अब इसी इल्यूमिनेटेड सर्कल का आपको एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए क्या चाहिए, यहां से यहां तक का रेडियस चाहिए, यही सर्कल का रेडियस हो जाएगा ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो तुम ध्यान से देख, क्योंकि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, या इधर के लिए देखो, ये इधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो यहां के लिए देख लो, यहां ध्यान से देखो बेटा, इधर N1 की वैल्यू है 45 डिग्री। अब ध्यान से देख, ये क्रिटिकल एंगल है, ये कितना है 45 डिग्री। तो तुम सोचो अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा बेटा, 45 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है, और ये इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला कितना है 90 डिग्री नॉर्मल। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। या ऐसे भी देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, ये इसको काट रही है, तो ये 45, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। नहीं तो तुम सोचो कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे हाँ ना, नहीं तो आप निकाल लीजिए ना, साइन 45 बराबर निकाल लीजिए, तो साइन 45 बराबर 10 बटा इस 45 के लिए निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। अरे हाँ यार निकल, अरे यहां से यहां तक 10 दिया हुआ है ना जी, तो ये वाला 10 दिया हुआ है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर नहीं हो जाएगा, या 10 मीटर है तो मीटर नहीं हो जाएगा, ये भी 10 मीटर होगा। इसलिए फ्रॉम डायग्राम रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर। सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा πr², तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 पाई मीटर का स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया बेटा आंसर। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है बेटा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि साहब क्रिटिकल एंगल तक ही लाइट हमें
आर पार हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगी साहब, लाइट का TIR हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला रेडियस ही हमको दिखाई देगा। तो इसलिए एक सर्कुलर हमारा क्या होगा, इल्यूमिनेटेड एरिया दिखाई देगा, और यही इल्यूमिनेटेड एरिया बेसिकली आपसे पूछ देता है तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए लास्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, इसमें और भी न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, आपको DPP मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देगा, थोड़ा हिंग डाल लें हल्का सा। इसके बाद आता है PLANE, प्लेन रिफ्रैक्शन। प्लेन रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब, ऐसा ही बोल सकते हैं। प्लेन रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब। अब ध्यान से देखो बेटा, मान लो ऐसे आपका स्लैब है, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इस मीडियम की, N2, N3, N4, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या, एक लाइट ऐसे आई, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो इसका आएगा, ठीक है बेटा। और साहब ये यहां से रिफ्रैक्ट करी, रिफ्रैक्ट करके फिर इस सरफेस पे पड़ी, और जब इस सरफेस पे पड़ी तो फिर इसके लिए क्या हो गया कि साहब किसी एंगल से आएगी, अभी नामकरण करते हैं, किसी एंगल से आएगी, और ये फिर क्या करेगी बेटा, यहां से फिर ये रिफ्रैक्ट करेगी, फिर यहां पे किसी एंगल से आएगी, और ये फिर ऐसे रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगी, ठीक है, चूंकि अब ज्यादा नहीं। अब तुम सोचो कि मान लो कि I1 से आ रही है बेटा, तो ये किससे जाएगी बेटा, R1 से आया, रिफ्रैक्ट हो गया नहीं, और जब ये R1 से रिफ्रैक्ट होगी तो तुम सोचो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, R1 ही हो जाएगा। एक काम करो ना, इसको R1 की जगह पे कोई एंगल ही है तो इस एंगल को मान लो, एक काम करो, इस वाले एंगल को मान लो I2, मतलब इस मीडियम पे I1 से आई, N2 मीडियम में I2 से आ रही है, N3 मीडियम में I3 से आ रही है, ये वाला एंगल I3 हो जाएगा, N4 में ऐसे मान लो चलेगी, ठीक है। तो तुम सोचो कि अगर ये I2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो साहब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर ये I3 है तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इसको ये लाइन काट रही है, तो ये अगर ये I3 है
तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, I3 हो जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो हाँ, अब ध्यान से देखो, ये I3 है, ये वाला एंगल आप मान लीजिए I4, ये वाला एंगल कितना मान लीजिए I4, I3 से आई या I4 से चली जाएगी। तो एक काम कीजिए, समझ में आया? ये हम अभी नामकरण किए, नामकरण बस सुटेबिलिटी के लिए कि साहब ये N1 है तो I1, N2 है तो I2, N3 है तो I3, 4 है तो I4, है ना, सुटेबिलिटी के लिए लिख लिए, है ना। क्योंकि हमको क्या है कि हमको करना है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट N1 साइन I1 बराबर होता है N2 साइन I2 बराबर होगा N3 साइन I3 बराबर होगा N4 साइन I4 के। यही आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब, ठीक है, घबराइएगा नहीं। करना क्या है कि साहब एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगा लो, चूंकि स्नेल्स लॉ तो सभी जगह वैलिड होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे बेटा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे बेटा, N1 साइन I बराबर N2 साइन R। फॉर्मूला तो यही लिखेंगे बेटा। तो हाँ आइए, आ कहां से रही है, तो सब N1 से आ रही है, जा किस में रही है, आ कितने एंगल से आ रही है बेटा, I1 से, जा किस में रही है, N2 में, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हो गई बेटा, I2 से। तो साहब एक तो हमारा यही बन गया कि N1 साइन I1 बराबर होगा N2 साइन I2 के, ठीक है। आइए और देखिए, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस आपका कौन होगा बेटा, ये वाली, यहां पर रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो फिर से स्नेल्स लॉ, N1 साइन I बराबर N2 साइन R, चूंकि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं। आइए इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, N2, N2 से आ रही है, कितने एंगल से, तो I2 से, बराबर किस में जा रही है बेटा, N3 में, कितने एंगल से, तो साइन I3, I3 एंगल से क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई। तो N2 साइन I2 किसके बराबर है, N3 साइन I3 के बराबर है, और N2 साइन I2 किसके बराबर है, N1 साइन I1 के बराबर है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेगा बेटा कि N1 साइन I1 बराबर N2 साइन I2 बराबर, N2 साइन I2 किसके बराबर है, N3 साइन I3 के बराबर है। हमको निकालना कहां तक है बेटा, 4 तक निकालना है ना। तो 4 तक एक बार रिफ्रैक्शन थर्ड सरफेस पे ले लेंगे, तो लिखेंगे इसके बाद रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस। तुम लोग पढ़ रहे हो ना बेटा बढ़िया से। थर्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखिए तो बेटा क्या लिखेंगे, तो थर्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो चलो लिख देंगे। तो फॉर्मूला, अब तो फॉर्मूला याद है, N1 साइन I1 बराबर N2 साइन I2, डायरेक्ट लिख। N1 साइन, N1 कहाँ है, तो इस सरफेस पर आ कहाँ से रही है, N3 से आ रही है, तो क्या लिखेंगे, N3 साइन I3, I3 से आ रही है, जा किससे रही है, I4 से, बराबर N4 साइन I4। नहीं, अब तो ध्यान से देख, N3 साइन I3 किसके बराबर है, N4 साइन I4 के। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिख देंगे, कहाँ लिख दे, उस इधर लिख लो बेटा। तो लिखेंगे
कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से आपको क्या दिखाई देगा? तो n1 साइन I1 बराबर n2 साइन I2 बराबर n3 साइन I3 और n3 साइन I3 किसके बराबर है? n4 साइन I4 के। तो ये सब जो प्रूफ करने का था वो आपको समझ में आ गया। अब तू एक ध्यान से सोच बेटा, आप इस रिलेशन का यूज बड़ा ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मजेदार आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि साहब अगर लाइट आ रही है किसी एंगल से तो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट कर जाएगी बेटा? अगर ये आपको ऐसे दिया हुआ है तो मतलब आपको I4 का वैल्यू पूछ देगा। तो घबराना नहीं है, आपको क्या लिखना है कि साहब इसको इसके साथ रिलेशन लगा देना है, काम खत्म। बीच वाले इंटरमीडिएट को छोड़ दो, काम खत्म। इसको इसके साथ अगर लिखेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा बेटा? सिंपल लिखेगा कि n1 साइन I1 बराबर होगा सर n4 साइन I4 के। बोल लिखोगे नहीं लिखोगे? तो साहब इससे अच्छा एक और सुटेबल हम आपको बता दें कि साहब इसी को ये आप ऐसे लिख सकते हो कि ये I क्या है? फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नहीं, और ये क्या है? इनिशियल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो n इनिशियल साइन इनिशियल, इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर n फाइनल साइन फाइनल रिफ्रैक्शन RF, मतलब फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। मतलब इनिशियल वाला n1 साइन I बराबर n4 साइन I4, आ रही है I1 से, जा रहेगी I4 से। तो इस वाले मीडियम को इस वाले मीडियम को दोनों को एक साथ ले सकते हैं और बीच वाले मीडियम को आप गायब कर सकते हैं। ये दोनों यहां से निकल सकता है। तो साहब यहां पे आपका क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन आपका खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रिज्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं? प्रिज्म नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी एक और टॉपिक है, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, जो मिराज का फॉर्मेशन वगैरह है ना, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, बाय।